हेलो एवरीवन, स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बिहार दरोगा का प्रैक्टिस सेट नंबर 1 देखेंगे, जो एडिटोरिया का वॉल्यूम 2 पूरा ऑथेंटिक होगा। कोई इसमें ये नहीं होगा कि वॉल्यूम 1 का वीडियो वॉल्यूम 2 में रहेगा। तो आप लोग बने रहिए। अगर आप लोग इसका PDF चाहते हैं तो टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं, ठीक है। चलिए, पहला प्रश्न है कि किस शासक ने महामल्ल की उपाधि धारण की थी। तो किस शासक ने महामल्ल की उपाधि धारण की थी? तो महामल्ल की उपाधि धारण करने वाला प्रथम जो शासक था वह नरसिंह वर्मन प्रथम था। कौन था? नरसिंह वर्मन प्रथम था। अगला प्रश्न है कि मंदिर बनाने की कला का विकास सर्वप्रथम किस काल में हुआ था। तो मंदिर बनाने की कला का जो विकास था सर्वप्रथम किस काल में हुआ था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गुप्त काल, ठीक है। और गुप्त काल को हिंदी का स्वर्ण युग कहा जाता है। हिंदी का स्वर्ण युग कहा जाता है। भारतीय इतिहास में हिंदी का स्वर्ण युग किस काल को कहा जाता है? तो गुप्त काल को कहा जाता है। और चोल काल जो यह किस लिए प्रसिद्ध था? तो यह नौ सैनिक के लिए प्रसिद्ध था। ये भी बात याद रखिएगा, चोल काल जो नौ सैनिक के लिए प्रसिद्ध था, और नौ सैनिक और स्थानीय स्वशासन के लिए। अगला प्रश्न है कि मीनांडर शासक यूनानी शासक मीनांडर को किसने पराजित किया? तो यूनानी शासक मीनांडर को किसने पराजित किया था? तो यह पराजित पुष्यमित्र शुंग ने किया था, ठीक है। अगला प्रश्न है कि चंद्रगुप्त मौर्य मगध की राजगद्दी पर कब बैठा था? तो चंद्रगुप्त मौर्य मगध की राजगद्दी पर 322 ईसा पूर्व में बैठा था। अगला प्रश्न है कि किस वेद में परीक्षित को कुरुओं का राजा कहा गया है? तो परीक्षित को कुरुओं का राजा अथर्ववेद में कहा गया है, ठीक है। अथर्ववेद में कहा गया है। वेदों की संख्या 4 है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है, सबसे बाद का वेद अथर्ववेद है। सामवेद को संगीत का जनक कहा जाता है, ठीक है। और वेदों को भली भांति पढ़ने के लिए वेदांगों की रचना की गई, जिसकी संख्या 6 है। तो वेदांग कितने हैं? 6 है। शिक्षा, ज्योतिष, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ठीक है, याद रखिएगा। और उपनिषद की संख्या कितनी है? तो 18 है, ठीक है। उपनिषद कितना है? 18 है। सॉरी, उपनिषद 108 है। पुराण कितना है? तो 18 है। चलिए, अगला प्रश्न है कि मोहम्मद बिन तुगलक ने किसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली का काजी नियुक्त इब्न बतूता को किया था, जो 1333 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में इब्न बतूता आया था, ठीक है। और यह कहाँ से आया था? तो मोरक्को से आया था। मोरक्को कहाँ पड़ता है? तो यह अफ्रीका महादेश में पड़ता है, ठीक है। और इब्न बतूता ने रेहला नामक पुस्तक लिखा था, ठीक है। और इसकी विद्वता से मोहम्मद बिन तुगलक पसंद होकर इसको 1342 ईस्वी में चीन भेजा था राजदूत बनाकर, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न है कि दिए गए प्रश्नों को सही सुमेलित आपको नहीं है बताना है, ठीक है। तो दीवान खैरात फिरोज शाह तुगलक सही है। दीवान अर्ज जो सैन्य विभाग था बलबन सही है। दीवान एक कोही कृषि विभाग था मोहम्मद बिन तुगलक सही है। और दीवान मुस्तक राज फिरोज शाह तुगलक ये गलत है। तो आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है। अगला प्रश्न है कि अकबर ने किस वर्ष स्वयं को हरम दल से मुक्त कर लिया? तो अकबर ने हरम दल से अपने को मुक्त कब कर लिया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1562 ईस्वी में। और 1562 ईस्वी में ही अकबर ने दास प्रथा का अंत किया था, ठीक है। और 1563 में तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया था। अगला प्रश्न है कि किसके शासनकाल में बंगाल को भारत का स्वर्ग कहा जाता था? तो ये इसका सही उत्तर हो जाएगा अलवर्दी खां। अलवर्दी खां के शासनकाल में बंगाल को भारत का स्वर्ग कहा जाता है। तो अगला प्रश्न है कि किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में राजकीय कोषागार को मुर्शिदाबाद से कोलकाता स्थानांतरित कर दिया गया? तो किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में राजकीय कोषागार को मुर्शिदाबाद से कलकत्ता स्थानांतरित कर दिया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वारेन हेस्टिंग्स, ठीक है, वारेन हेस्टिंग्स। अगला प्रश्न है कि बंगाल विभाजन लागू कब से हुआ? यानी लागू कब से हुआ? तो यह हुआ 16 अक्टूबर 1905 को, लेकिन इसका घोषणा 19 जुलाई 1905 को किया गया था, ठीक है। और इसी 16 अक्टूबर को पूरे बंगाल में शोक दिवस के रूप में मनाया गया। अगला प्रश्न है कि भूमिज विद्रोह का संबंध किस राज्य से था? तो भूमिज विद्रोह का संबंध यह झारखंड राज्य से है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि किसने कहा था कि कांग्रेस के लोग पदों के भूखे राजनीतिज्ञ होते हैं? तो किसने कहा था कि कांग्रेस के लोग पदों के भूखे राजनीतिज्ञ होते हैं? तो यह बंकिम चंद्र चटर्जी ने कहा था, जबकि अरविंद घोष कहा था कि कांग्रेस क्षय रोग से मरने वाली ही है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि जालियांवाला बाग जांच से संबंधित हंटर कमेटी की रिपोर्ट कब प्रकाशित की गई थी? तो जालियांवाला बाग 13 अप्रैल 1919 को जब हुआ था, तो उसकी जांच के लिए हंटर कमेटी की घोषणा हुई थी। तो यह अपना
रिपोर्ट 1920 ईस्वी में सौंपा था। अगला प्रश्न है कि भारतीय विद्रोह के कारण पुस्तक के लेखक कौन है? भारतीय विद्रोह के कारण पुस्तक के लेखक कौन है? तो यह है सर सैयद अहमद खां। कौन है? सर सैयद अहमद खां। अगला प्रश्न है कि अलकनंदा और पिंडार नदी का संगम स्थल क्या कहलाता है? तो अलकनंदा और पिंडार नदी का जो संगम जो है ना, ये आपका कर्णप्रयाग कहलाता है। क्या कहलाता है? कर्णप्रयाग कहलाता है। अगला प्रश्न है कि किस प्रकार की मिट्टी में कार्बनिक पदार्थ की बहुलता होती है? तो उस मिट्टी को काली मिट्टी कहते हैं, जिसका निर्माण बैसाल्ट चट्टानों के टूटने फूटने से हुआ है। और काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी के नाम से जानते हैं। काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी के नाम से जानते हैं। यह कपास की खेती के लिए काफी उपजाऊ होता है। यह महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक राज्यों में पाया जाता है। अगला प्रश्न है कि दक्षिणी अंडमान एवं लघु अंडमान को कौन जोड़ता है? जोड़ना अलग करना दोनों एक ही बात है, ठीक है। तो दक्षिणी अंडमान एवं लघु अंडमान को आपका डंकन पास जोड़ता है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि नंदा देवी एवं नंगा पर्वत किस हिमालय के भाग है? तो नंदा देवी और जो नंगा पर्वत है यह आपका मध्य हिमालय का भाग है और नंदा देवी उत्तराखंड में स्थित है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि म्यांमार कितने राज्यों के साथ सीमा करता है? तो म्यांमार जो है ना, यह कितने राज्यों के साथ सीमा करता है? तो यह 4 राज्यों के साथ सीमा करता है और इसकी सबसे ज्यादा सीमा अरुणाचल प्रदेश से लगी हुई है, सबसे ज्यादा। और नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों कि बता रहा है कि करागुम रेगिस्तान स्थित है। तो करागुम रेगिस्तान कहाँ स्थित है? तो यह आपका ईरान देश में है, ठीक है। और ईरान की राजधानी कहाँ है? तेहरान है, ठीक है। और ईरान में ही भारत के द्वारा चाबहार बंदरगाह का विकसित किया गया है, ठीक है। और ईरान में ही रामसर सम्मेलन हुआ था, रामसर सम्मेलन 1971 ईस्वी में, ठीक है। और भारत में रामसर साइटों की संख्या आपका 75 है, ठीक है। सबसे ज्यादा तमिलनाडु राज्य में है, 14 है। प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा झील रूस में स्थित नहीं है? तो ओनेगा झील रूस में है, लाडोगा झील रूस में है, बैकाल झील रूस में है, लेकिन विनिपेग झील आपका कनाडा में है, ठीक है। कहाँ है? कनाडा में है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित दिए गए विकल्पों में से कौन सा देश भू आवेष्टित देश नहीं है? तो भू आवेष्टित देश कौन इसमें से नहीं है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा आपका पलाऊ। पलाऊ जो है आपका भू आवेष्टित देश नहीं है, यह समुद्र से सटा हुआ है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि पंबा सिंचाई परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो पंबा सिंचाई परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो यह आपका केरल में है। पंबा सिंचाई परियोजना केरल राज्य में है। अगला प्रश्न है कि बिहार के किस क्षेत्र में सबसे अधिक गन्ना का उत्पादन होता है? तो बिहार के सबसे अधिक कौन सा क्षेत्र है जहां पर गन्ना का उत्पादन होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में, ठीक है। उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में गन्ना का उत्पादन सबसे अधिक होता है। अगला प्रश्न है कि रेखीय समिति का संबंध किससे है? तो रेखीय समिति का संबंध अप्रत्यक्ष कर से है। कर 2 प्रकार का, अप्रत्यक्ष कर और प्रत्यक्ष कर, ठीक है। तो अप्रत्यक्ष कर में कितना बार आपको बता दिए कि वित्त उसीम, बिक्री कर, तट कर, उत्पाद शुल्क, सीमा शुल्क, मनोरंजन कर, ये सब आपका अप्रत्यक्ष कर में है। जीएसटी भी आपका अप्रत्यक्ष कर है, ठीक है। लेकिन आपका जैसे इनकम टैक्स ये सब आपका क्या हो जाएगा? डायरेक्ट हो जाएगा, डायरेक्ट कर है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि भारतीय सरकार की कौन सी योजना या परियोजना वर्ष 2015 में शुरू नहीं किया गया है? तो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 2015 में आया था। सागरमाला परियोजना यह राष्ट्रीय राजमार्ग से है, ये भी आया था। सुकन्या समृद्धि योजना ये भी आपका 2015 में आया था। और एक भारतमाला यह राष्ट्रीय राजमार्ग से है, तो यह 2015 में नहीं आया था, तो आपका यह सही हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है कि किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत राउरकेला इस्पात संयंत्र को स्थापित किया गया था? तो किस पंचवर्षीय योजना के तहत राउरकेला संयंत्र स्थापित किया गया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दूसरी पंचवर्षीय योजना। और दूसरी पंचवर्षीय योजना पीसी महालनोबिस के सिद्धांत पर आधारित था, जो 1956 से 61 तक चला था। और पहली पंचवर्षीय योजना हेराल्ड डोमर मॉडल के सिद्धांत पर या मॉडल पर आधारित था, ठीक है। और दूसरी पंचवर्षीय योजना में ज्यादातर आपका जितना भी भारी उद्योग था उसको लगाया गया। अगला प्रश्न है कि अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण से शिक्षा किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण से जो शिक्षा है ना, यह आपका तृतीय क्षेत्र में आता है। और तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है कि आरबीआई द्वारा कमर्शियल बैंकों से जिस दर पर नगद राशि प्राप्त की जाती है उसको क्या कहते हैं? तो आरबीआई द्वारा यानी रिवर्स कमर्शियल बैंक आरबीआई को दे रहा है जिस रेट पर, उसको रिवर्स रेपो रेट कहते हैं। जबकि आरबीआई कमर्शियल बैंक को देगा तो उसको रेपो रेट कहते हैं, ठीक है। और अगला प्रश्न है कि संविधान के किस अनुसूची में कर एवं शुल्क लगाने का प्रावधान है? तो संविधान के किस अनुसूची में टैक्स लगाने का
प्रावधान है तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 7वीं अनुसूची में। 7वीं अनुसूची में कर एवं शुल्क लगाने का प्रावधान है और भारतीय संविधान में अनुसूची की संख्या कितनी है? 12 है। ठीक है, कि भारतीय संविधान के अंतर्गत लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देखते हैं? तो भारतीय संविधान के अंतर्गत लोकतंत्र के आदर्शों को हम प्रस्तावना उद्देशिका में देखते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है कि किस मौलिक अधिकार का लक्ष्य सामाजिक भेदभाव का उन्मूलन करना है? तो किस मौलिक अधिकार? तो मौलिक अधिकार का जो लक्ष्य है सामाजिक भेदभाव का उन्मूलन यानी खत्म उसको करना है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा समानता का अधिकार। समानता का अधिकार में क्या होगा कि जो भी आपका भेदभाव होगा ये सब खत्म हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि किस संशोधन के तहत यानी किस संविधान संशोधन के तहत राष्ट्रपति को किसी भी मामला परिषद द्वारा पूर्ण विचार किए जाने के लिए वापस भेजने का अधिकार प्रदत्त की गई है? यानी किसी भी मामला को राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद द्वारा पुनर्विचार किए जाने के लिए वापस भेज सकते हैं, यह अधिकार उनको कौन से संविधान संशोधन में दिया गया है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 44वां संविधान संशोधन के तहत। ठीक है, अगला प्रश्न है कि प्रथम स्पीकर कौन थे जिनके विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था? तो प्रथम स्पीकर जिनके विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव तो ये थे जीबी मावलंकर और लोकसभा के प्रथम स्पीकर भी यही जीबी मावलंकर ही थे, गणेश वासुदेव मावलंकर। अगला प्रश्न है कि सूचना के अधिकार अधिनियम को राष्ट्रपति द्वारा कब स्वीकृति प्रदान की गई? तो सूचना के अधिकार को जून 2005 में, ठीक है, जून 2005 में राष्ट्रपति के द्वारा स्वीकृति प्रदान कर दी गई। यह क्वेश्चन बिहार पुलिस में अब की बार के जो रद्द हो गया उसमें पूछा हुआ क्वेश्चन था। ठीक है, अगला प्रश्न है कि बिहार में पंचायत स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व कौन करता है? तो बिहार में पंचायत स्तर पर राज्य सरकार का जो प्रतिनिधित्व करता है वह आपका पंचायत सचिव होता है। कौन होता है? पंचायत सचिव होता है। अगला प्रश्न है कि उपयुक्त कथन के संबंध में कौन एक सही है आपको बताना है? तो संसद तथा राज्य विधानमंडल के स्वतंत्र तथा निष्पक्ष चुनाव कराने की शक्तियां एक इकाई अर्थात निर्वाचन आयोग को दी गई है, तो यह आपका सही है। और निर्वाचन आयुक्त को पद से हटाने का अधिकार राष्ट्रपति के पास है, तो ये दोनों कथन सही है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ए और बी दोनों सही है, परंतु बी का सही स्पष्टीकरण ए नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि हिंदी को राजभाषा के रूप में कब मान्यता दी गई? तो हिंदी को राजभाषा के रूप में मान्यता कब दिया गया? तो यह दिया गया 1949 ईस्वी में। हिंदी को राजभाषा के रूप में मान्यता 1949 ईस्वी में दिया गया था और 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है, 14 सितंबर को। ठीक है, और यह 1953 से मनाया जा रहा है। पहला हिंदी दिवस 1953 में मनाया गया था। ठीक है, और अगला प्रश्न है कि पंचायती राज किस सूची का विषय है? तो पंचायती राज जो है ना यह राज्य सूची का विषय है और वर्तमान में राज्य सूची में 61 विषय हैं, समवर्ती सूची में 52 विषय हैं और संघ सूची में 100 विषय हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे प्रश्न बोलता है कि हरितगृह प्रभाव का अर्थ क्या होता है? तो हरितगृह प्रभाव का अर्थ है कि वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों के घनीकरण के कारण वायुमंडल में तापमान का बढ़ जाना, जिसका कारण CO2 गैस, CFC गैस होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित गैसों में कौन सी एक गैस पृथ्वी पर जीवन के लिए हानिकारक और लाभदायक दोनों है? तो कौन आपका हानिकारक भी है और लाभदायक भी है? तो आपका हो जाएगा CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, अगला प्रश्न है कि कार्टेजेना प्रोटोकॉल का संबंध किससे है? तो कार्टेजेना प्रोटोकॉल का जो आपका संबंध हो जाएगा, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा आपका जैव सुरक्षा समझौता से हो जाएगा। जैव सुरक्षा समझौता से कार्टेजेना प्रोटोकॉल का संबंध है। अगला प्रश्न है कि भारत में मैंग्रोव जिसको ज्वारीय वन कहते हैं वनस्पति सर्वाधिक कहाँ पाई जाती है? तो भारत में मैंग्रोव जो वनस्पति है ना सर्वाधिक आपका यह सुंदरवन में पाई जाती है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो यह आपका 1972 में पारित किया गया था। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में लागू किया गया। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा नहीं लिखी गई है? तो रविन्द्रनाथ टैगोर कौन कौन पुस्तक इसमें से लिखे हैं, कौन कौन नहीं लिखे हैं? तो इसका जो आपका सही उत्तर हो जाएगा नेचर की ओर हो जाएगा। यह रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा नहीं लिखा गया है, जबकि विसर्जन रविन्द्रनाथ टैगोर लिखे हैं। द कोर्ट डांसर रविन्द्रनाथ टैगोर, गार्डनर रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया है। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को किस वर्ष पहली बार नोबेल पुरस्कार के लिए नामित किया गया था? तो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को 5 बार नोबेल पुरस्कार के लिए नामित किया गया है। यह भी बात याद रखिएगा, 5 बार नामित किया गया है।
और इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 1937 इसमें पहली बार इनको नामित किया गया था। ठीक है, 1937 में पहली बार नोबेल पुरस्कार के लिए नामित किया गया, लेकिन दिया गया एक बार भी नहीं। ठीक है, अगला प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन यूनिडो का मुख्यालय कहाँ है? तो संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका जो मुख्यालय है आपका वियना में है, जो ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि चंद्रमा तल पर सफलतापूर्वक उतरने वाला पहला अंतरिक्ष यान कौन सा था? तो चंद्रमा तल पर सफलतापूर्वक उतरने वाला अंतरिक्ष यान कौन सा था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लूना 9। लूना 9 चंद्रमा तल पर सफलतापूर्वक उतरने वाला प्रथम अंतरिक्ष यान था। और चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफल परीक्षण करने वाला जो देश है वह भारत बन गया है। अगला प्रश्न है कि किस राज्य में प्रसिद्ध रत्नागिरी मठ स्थित है? तो रत्नागिरी जो मठ है ना, यह उड़ीसा राज्य में है। उड़ीसा राज्य में रत्नागिरी मठ है। अगला प्रश्न है कि एक संतुलित रासायनिक समीकरण किस सिद्धांत पर आधारित होता है? तो एक संतुलित रासायनिक समीकरण किस सिद्धांत पर आधारित होता है? तो यह होता है आपका द्रव्यमान संरक्षण के नियम पर। द्रव्यमान संरक्षण के नियम पर एक संतुलित रासायनिक समीकरण का सिद्धांत आधारित होता है। और स्थिर अनुपात का नियम प्राउस्ट के द्वारा दिया गया था। प्राउस्ट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी याद रखिएगा, प्राउस्ट के द्वारा दिया गया था। ठीक है, और अष्टक का नियम न्यूलैंड के द्वारा दिया गया था। न्यूलैंड्स के द्वारा, अष्टक का नियम न्यूलैंड्स के द्वारा दिया गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से कौन एक दुर्बल अम्ल है? दुर्बल अम्ल, दुर्बल अम्ल बताना यानी तनु अम्ल है आपका। तो इसमें से आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, CH3COOH, ये एक दुर्बल अम्ल है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्लोरोफिल का घटक नहीं है? क्लोरोफिल का इसमें से आपको घटक बताना है कि नहीं है। तो मैग्नीशियम, कार्बन, हाइड्रोजन है, कैल्शियम आपका क्लोरोफिल यानी पर्णहरित का घटक नहीं है। अगला प्रश्न है कि कार्नेटाइट निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है? कार्नेटाइट, कार्नेटाइट किस धातु का अयस्क है? तो यह हो जाएगा यूरेनियम। और यूरेनियम का खोज क्लैप्रोथ के द्वारा किया गया था। ठीक है, यूरेनियम 92235, U92235 और 94237 होता है, भी बात याद रखिएगा। अगला प्रश्न है पिच ब्लेंड से इसका डिस्कशन किया जाता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित वाक्यों पर विचार करना है। तो क्लोरीन एवं ब्रोमीन हैलोजन वर्ग का तत्व है। ठीक है, आओ आगे बताते हैं कि गोल्ड तथा प्लेटिनम उत्कृष्ट धातु के उदाहरण है और लेड ऑक्साइड को लिथार्ज कहा जाता है। इसमें से कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें से आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, 1, 2 और 3 तीनों सही है। तो क्लोरीन एवं ब्रोमीन हैलोजन वर्ग का तत्व है, गोल्ड तथा प्लेटिनम उत्कृष्ट धातु के उदाहरण है और लेड ऑक्साइड को लिथार्ज कहा जाता है, ये भी सही है। अगला प्रश्न है कि किसी बिलियन में बिलियन की कुल मात्रा तथा उसमें मिश्रित विलय की कुल मात्रा का अनुपात को क्या कहते हैं? तो किसी भी बिलियन में बिलियन की कुल मात्रा तथा उसमें मिश्रित जो मिलाए गए विलय की कुल मात्रा के अनुपात को क्या कहा जाता है? तो इसको बिलियन की सांद्रता कहा जाता है, बिलियन की सांद्रता कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे लकड़ी के अल्कोहल के रूप में जाना जाता है? तो लकड़ी के अल्कोहल के रूप में मेथाइल अल्कोहल को यानी वुड अल्कोहल के नाम से इसको जाना जाता है। और अगला प्रश्न है कि पौधे के मूल जड़ द्वारा जल का अवशोषण किस क्रिया के द्वारा किया जाता है? तो जल का जो अवशोषण होता है यह आप किस विधि से करेंगे? तो यह करेंगे प्रासरण विधि के द्वारा करते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा लवक यानी प्लास्टिड फूलों तथा बीजों का विभिन्न रंग को प्रदान करता है? तो फूलों में और बीजों को विभिन्न रंग प्रदान कौन करेगा? तो यह आपका क्रोमोप्लास्ट करेगा। कौन करेगा? क्रोमोप्लास्ट करेगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा फ्लोएम का भाग नहीं है? तो फ्लोएम, जाइलम और फ्लोएम दोनों एक जटिल ऊतक का उदाहरण होता है। ठीक है, तो इसमें से फ्लोएम का भाग इसमें से बताना है कि कौन इसमें से नहीं है। तो जो वाहिकाएं होती है ना, वाहिकाएं या फ्लोएम का भाग नहीं होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि जल संवहन नाल तंत्र की उपस्थिति किस संघ के जंतुओं का लक्षण है? तो जल संवहन नाल तंत्र की उपस्थिति किस संघ के जंतुओं का प्रमुख लक्षण है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा एकाइनोडर्मेटा। एकाइनोडर्मेटा संघ के जंतुओं में जल संवहन नाल तंत्र की उपस्थिति होती है। और रक्त का थक्का बनने में मदद कौन करता है? तो रक्त की थक्का बनने में मदद आपका करता है थ्रोम्बोसाइट। चलिए आगे बढ़ते हैं कि निम्न में से कौन सा रोग संक्रामक रोग के उदाहरण है? संक्रामक यानी एक दूसरे से फैलता है। तो इसमें से संक्रामक रोग आपका हो जाएगा मलेरिया। ठीक है, यह एक संक्रामक रोग है। अगला प्रश्न है कि भैंसों की उत्तम नस्ल मेहसाना और सुरती किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो मेहसाना और जो सुरती है ना, यह आपका गुजरात
गुजरात क्षेत्र में पाई जाती है। ठीक है, भैंसों की उत्तम नस्ल मेहसाना और सुरती। ठीक है, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से पौधे की वृद्धि को नियंत्रित करने वाला हार्मोन का नाम बताना है। तो पौधे की वृद्धि को नियंत्रित करने वाला हार्मोन का नाम आपका ऑक्सिन्स हो जाएगा। कौन हो जाएगा? ऑक्सिन्स हो जाएगा। ऑक्सिन्स जो होता है ना, यह पौधे की वृद्धि को नियंत्रित करने वाला हार्मोन होता है और जिब्रेलिन बौने पौधा को लंबा कर देता है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि पृथ्वी के ध्रुव पर जी का मान कितना होता है। तो पृथ्वी के ध्रुव पर जी का मान सर्वाधिक होता है, पोल पर सर्वाधिक होता है और विषुवत रेखा पर जी का मान 0 होता है। अगला प्रश्न है कि फोटोन कण की खोज किसके द्वारा की गई थी। तो फोटोन कण ए पॉकेट ऑफ एनर्जी होता है। तो फोटोन कण जो होता है ना, यह आपका इसका खोज किसके द्वारा किया गया था। तो यह आइंस्टीन के द्वारा किया गया था। फोटोन कण की खोज आइंस्टीन के द्वारा किया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न है कि जब ध्वनि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो क्या अपरिवर्तित होता है, कोई उसमें से क्या नहीं बदलता है। तो जब ध्वनि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो क्या अपरिवर्तित रहता है। तो यह हो जाएगा आवृत्ति। आवृत्ति अपरिवर्तित रहता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि नाभिकीय रिएक्टर में किसका प्रयोग नियंत्रक के छड़ के रूप में किया जाता है। तो नाभिकीय रिएक्टर में जिसका आविष्कार एनरिको फर्मी के द्वारा किया गया था, नियंत्रक छड़ के रूप में किसका प्रयोग करते हैं। तो नियंत्रक छड़ के रूप में बोरॉन का प्रयोग करते हैं, बोरॉन और कैडमियम का। ठीक है, अगला प्रश्न है कि दिए गए विकल्पों में कौन सदिश राशि का उदाहरण नहीं है। तो त्वरण है, बल है, कार्य आपका अदिश राशि का उदाहरण है। कार्य जो है अदिश राशि का उदाहरण है। अगला प्रश्न है कि किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा स्वर धरोहर उत्सव का आयोजन किया गया है। तो स्वर धरोहर उत्सव का आयोजन किस मंत्रालय के द्वारा किया गया है। तो धरोहर है तो संस्कृति मंत्रालय, आप ऐसे भी याद कर सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है कि वर्ष 2022 के व्यास सम्मान के लिए किसे चुना गया है। तो व्यास सम्मान 2022 में डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को चुना गया है। ठीक है, डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को। अगला प्रश्न है कि सुपर कंप्यूटर परम शक्ति को कहाँ स्थापित किया गया है। तो परम कंप्यूटर जो है, सुपर कंप्यूटर परम शक्ति को कहाँ स्थापित किया गया है। तो यह आपका IIT खड़गपुर में स्थापित किया गया है। ठीक है, IIT खड़गपुर में परम शक्ति को। अगला प्रश्न है कि वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023 के संबंध में कौन सा कथन सही है। तो इसमें भारत को 126वां स्थान प्राप्त हुआ है। तो कौन सा कथन सही है। तो ये गलत है। फिनलैंड को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। भारत को 126वां सही है। पिछले साल 25 था, अब 126 है। फिनलैंड शीर्ष स्थान पर सही है। डेनमार्क और आइसलैंड क्रमशः दूसरे और तीसरे पायदान पर है। इसमें से आपका सभी सही है। चलिए इसका ऑप्शन देख लेते हैं। तो इसका ऑप्शन 1, 2 और 3 नहीं सभी सही है। अगला प्रश्न है कि भारतीय सेना ने किस देश के साथ संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास साइक्लोन 1 का शुभारंभ किया था। तो किस देश के साथ संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास साइक्लोन 1 का शुभारंभ किया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मिस्र के साथ। याद रखिएगा, साइक्लोन मिस्र और भारत के साथ होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि 17वां प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन किस शहर में किया गया। तो 17वां प्रवासी भारतीय दिवस का जो आयोजन किया गया किस देश में किया गया। तो यह इंदौर में किया गया। ठीक है, और प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को मनाया जाता है। 9 जनवरी को मनाया जाता है और यह 2003 से मनाया जा रहा है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि पर्यटन को प्रोत्साहन देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन प्रदर्शनी ने किस देश में आयोजित किया गया है। तो पर्यटन को प्रोत्साहन देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन प्रदर्शनी किस देश में इसका आयोजन किया गया है। तो इसका आयोजन स्पेन में किया गया। ठीक है, अगला प्रश्न है कि इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है। तो कौन सा इसमें से कथन गलत है। तो आपको इसमें से बताना है कि बड़े राज्यों में प्रथम स्थान कर्नाटक का है, जस्टिस के रूप में सही है। इसमें बिहार का स्थान अंतिम है, यह आपका गलत है। ठीक है, और इसमें पश्चिम बंगाल का स्थान अंतिम से दूसरा है और छोटे राज्यों में सिक्किम श्रेष्ठ स्थान पर है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि चालू वर्ष 2023 को निम्नलिखित में से किस रूप में मनाया जा रहा है। तो चालू वर्ष 2023 को निम्नलिखित में से किस वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। तो यह मोटे अनाजों के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में 2023 को मनाया जा रहा है। अगला प्रश्न है कि बिहार जाति आधारित गणना 2022 के अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या कितनी है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 13,7,25,310। ठीक है, अगला प्रश्न है कि द मैजिक ऑफ द लास्ट स्टोरी। तो द मैजिक ऑफ द लास्ट स्टोरी पुस्तक के लेखक कौन है।
तो द मैजिक ऑफ लास्ट स्टोरी पुस्तक के लेखक सुधा मूर्ति हैं। कौन है? सुधा मूर्ति हैं। अगला प्रश्न है कि फीफा विश्व कप 2022 के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? आपको इसका चुनाव करना है, ठीक है। तो चुनाव इसमें से आपको करना है कि गोल्डन बूट पुरस्कार किलियन एम्बापे को दिया गया, तो किलियन एम्बापे को दिया गया, ये आपका सही है। गोल्डन बॉल पुरस्कार लियोनेल मेसी को दिया गया, ये भी सही है। लेकिन अर्जेंटीना ने यह दूसरी बार खिताब जीता, इसमें से कथन आपका बताना है कि कौन सा असत्य है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और फीफा यंग प्लेयर अवार्ड एंजो फर्नांडिस को दिया गया, ये भी आपका सही है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में उच्चतम न्यायालय की 5 सदस्यीय संवैधानिक पीठ के एक ऐतिहासिक निर्णय के अनुसार मुख्य चुनाव आयुक्त एवं चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति एक समिति की सिफारिश पर राष्ट्रपति के द्वारा किया जाएगा, और इस संवैधानिक पीठ की अध्यक्षता किस न्यायमूर्ति के द्वारा किया गया? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा न्यायमूर्ति के.एम. जोसेफ के द्वारा किया गया, के.एम. जोसेफ के द्वारा किया गया। और अगला प्रश्न है कि निम्न से कौन सा राज्य स्वयं का जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? स्वयं का जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला प्रथम राज्य बन गया है, तो यह तमिलनाडु राज्य है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में न्यूजीलैंड के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया है? तो जेसिडा आर्डर्न ने जब अपना इस्तीफा दिया तो उसके बाद न्यूजीलैंड के नए प्रधानमंत्री क्रिस हिपकिंस बन गए हैं, ठीक है। और अगला प्रश्न है कि प्रित्जर पुरस्कार जो आर्किटेक्चर के क्षेत्र में दिया जाता है, तो 2023 किसने जीता है? तो प्रित्जर पुरस्कार यह डेविड एलन चिपरफील्ड को दिया गया है। डेविड एलन चिपरफील्ड को 2023 में प्रित्जर पुरस्कार दिया गया है। आर्किटेक्चर के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार है वास्तुकला में। अगला प्रश्न है कि भारतीय सेना ने किस कैंट में पहला 3D प्रिंटेड घर का उद्घाटन किया है? तो यह गुजरात के अहमदाबाद में किया है, ठीक है। और अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्न में से कौन सा सही सुमेलित है? आपको बताना है कि सही सुमेलित इसमें से कौन है। तो त्रिशूर पूरम उत्सव तमिलनाडु में मनाया जाता है, ये सही है। खारची उत्सव मणिपुर में सही है। और तोरगया उत्सव या अरुणाचल प्रदेश में नहीं मनाया जाता है, तो ये उसका ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, सही हो जाएगा। और परशुराम कुंड महोत्सव छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है कि भारत सरकार ने कालाजार को पूरी तरह से समाप्त करने का लक्ष्य कब तक रखा है? तो भारत सरकार कालाजार को पूरी तरह से समाप्त करने का जो लक्ष्य रखा है वह 2023 तक रखा है। 2023 तक कालाजार से पूरा समाप्त हो जाएगा, भारत सरकार इसको कर देगा। और अगला प्रश्न है कि वर्तमान में भारतीय बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन है? तो यह बने हैं देवाशीष पांडा को बनाया गया है, ठीक है, देवाशीष पांडा को बनाया गया है। अगला प्रश्न है कि विश्व कैंसर दिवस 2023 का थीम या विषय वस्तु क्या रखा गया है? तो कैंसर दिवस, विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी को मनाया जाता है और इसका थीम क्लोज द केयर गैप रखा गया है, क्लोज द केयर गैप रखा गया है। और अगला प्रश्न है कि अर्जुन पुरस्कार 2022 के विजेता सृजा अंकुला का संबंध किस खेल से है? तो अर्जुन पुरस्कार 1961 से दिया जा रहा है और इसमें जो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका टेबल टेनिस, सृजा अंकुला। आगे का प्रश्न देखते हैं कि 49वां G7 शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो G7 शिखर सम्मेलन किस देश में किया जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जापान, ठीक है। और 2022 का जर्मनी में हुआ था और 2024 में इटली में होगा 50वां, ठीक है। तो 2023 में जापान, 2022 में जर्मनी में हुआ और 2024 में आपका इटली में होगा। अगला प्रश्न है कि वित्त वर्ष 2023-24 के लिए प्राथमिक घाटा का अनुमान कितना लगाया गया है? तो वित्त वर्ष 2023-24 के लिए प्राथमिक घाटा का अनुमान जो लगाया गया है इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि भारतीय आर्थिक समीक्षा के अनुसार अप्रैल से सितंबर 2022 तक भारत में सर्वाधिक एफडीआई निवेश करने वाले देशों का सही क्रम कौन सा है? तो सर्वाधिक एफडीआई सिंगापुर पहला है, दूसरा मॉरिशस है, तीसरा यूएई है, ठीक है। तो आगे का प्रश्न आपका मैथ का है, तो इसका आप लोग पीडीएफ चाहते हैं तो टेलीग्राम से जुड़िए और वहां पर आपको मैथ का सॉल्यूशन मिल जाएगा। और कमेंट में जरूर बताइएगा कि दोस्तों ये आपको प्रैक्टिस सेट कैसा लगा और इसमें से 195 में से कितना आपका सही हो रहा है, तो जरूर कमेंट में बताइएगा दोस्तों। और आप मेरे चैनल के साथ जुड़ जाइए, आपको पूरे के पूरे 15 ऑथेंटिक सेट आपको दिया जाएगा और जितने भी मार्केट में नए नए सेट आएंगे एग्जाम से पहले आपको दिया जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो साथ में साथ हम आपका यहाँ पर सेट भी बनाते हैं यूट्यूब पर और ऑफलाइन भी क्लास चलता है, ठीक है।